थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। सबसे लास्ट में ही था जो बोट पलटने के बाद बोट के ऊपर पैर रख के रेलिंग पे मैं ही खड़ा था। जबलपुर के बरगी डैम से आई एक मां और उसके 4 साल के मासूम की तस्वीर ने आज पूरे देश की रूह कपा दी है। डूबते हुए क्रूज पर जब मौत का तांडव चल रहा था, तब उस मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर अपने कलेजे के टुकड़े को समेट लिया था। जब दोनों के शव बाहर निकले तो एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे। मौत भी उस मां की ममता को तोड़ नहीं पाई। लेकिन सवाल यह है कि इस हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतारा किसने? प्रकृति के तूफान ने, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के लालच, भ्रष्टाचार और उस सड़े हुए सिस्टम ने, जिसे चंद रुपयों के आगे इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं है। तमाम नियमों, दिशा निर्देशों के बावजूद यह कैसे चलता रहा? इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है और क्या जवाबदेही से जिम्मेदारी तय होगी, या फिर मुआवजा के बाद ये काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा? नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे सिस्टम की घोर लापरवाही और बेगुनाहों की मौत का पर्दाफाश करती हमारी यह खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आप लोग कितने लोग रहे? और एक बच्चा था। कितने लोग हैं? किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। आज बात जबलपुर के बरगी डैम की, जहां पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी में डूब गया। नर्मदा की लहरों में 9 जिंदगियां हमेशा के लिए निगल गई। 4 लोग अब भी लापता हैं। क्रूज का पायलट महेश कह रहा है कि तूफान अचानक आया, संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या वास्तव में संभलने का मौका नहीं मिला, या फिर सिस्टम ने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रखी थी? जब मौसम विभाग IMD ने पहले ही तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी कर रखा था, तो यह क्रूज पानी में उतरा कैसे? क्यों? जान बचाकर लौटे पर्यटकों ने साफ कहा, आरोप लगाए कि जब हवाएं तेज हुई तो उन्होंने किनारे चलने की गुहार लगाई, लेकिन क्रू मेंबर्स ने अनसुना कर दिया। लाइफ जैकेट वो तब बांटी गई, ऐसा आरोप है। क्रूज पानी जब पीने लग गया, डूबना शुरू हो चुका था। अब इस सुव्यवस्थित सरकारी गलती या सरकारी मर्डर का असली और खौफनाक गणित समझ भी लीजिए। जिस क्रूज में यह हादसा हुआ वो 20 साल पुराना 2006 का बना एक खटारा क्रूज था। विभाग का दूसरा क्रूज खराब पड़ा था, तो सारी कमाई इसी जर्जर नाव से निचोड़ रख रही थी। भाई, एक तो कबाड़ में है तो दूसरा इस्तेमाल कीजिए। हद तो तब हो गई साहब जब कागजों पर सिर्फ 29 लोगों की टिकट कटी, लेकिन अंदर बैठे थे 43 से 47 पर्यटक। भेड़ बकरियों की तरह रखे गए। 15 से 18 बिना टिकट के थे। किसकी जेबें भर रहे हैं ये बिना टिकट वाले? क्या ओवरलोडिंग हुई? 20 साल पुराने जर्जर ढांचे में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने इस क्रूज को जल समाधि क्या पहले से लिख रखी थी? इस पूरी त्रासदी का सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाला पहलू भी है, जो सीधे सरकार के अज्ञान और निकम्मेपन की पोल खोलता है। NGT पर्यावरण नियमों के तहत नर्मदा और प्रदेश के झीलों पर प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल डीजल बोट के संचालन की सख्त पाबंदी है, लेकिन पर्यटन विभाग खुद सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बरगी डैम में यह पुराना डीजल क्रूज चला रहा था। और जब प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जबलपुर पहुंचे और उनसे सवाल पूछा गया पाबंदी पर, तो मंत्री जी का जवाब था कि मुझे जानकारी नहीं है। वाह रे सिस्टम, वाह व्यवस्था, जिस विभाग के मंत्री को यह नहीं पता कि उसकी नदियों में क्या चलना है, क्या अवैध है, क्या प्रतिबंधित है, वो विभाग जनता की व्यवस्था के लिए क्या खाक काम करेगा? जब रक्षक ही अवैध काम कर रहे हो, मंत्री अज्ञानी हो, तो मौत तो आनी तय है। अब जीतू पटवारी ने क्या आरोप लगाया वो भी सुन लीजिए। ये सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। आप अखबार की हेडिंग रोज देखते हो कि किसी न किसी रूप में 5-10 लोगों की हत्या होती है। रोज अखबारों में देखते हो कोई मंत्री, कोई बीजेपी का नेता, बीजेपी के नेता का रिश्तेदार, मंत्रियों के परिवार वाले, या बीजेपी का कोई छुटभैया नेता किसी न किसी अधिकारी, पत्रकार
या सार्वजनिक कोई न कोई यातना करता मिलता है। ये सरकार का ध्यान, इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ लूटने में लगा है। अभी क्रूज़ पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? पर्यटन मंत्री हमारे लोधी जी, उनको ये पता नहीं कि कहाँ पर किस चीज़ का अनुमति और किस चीज़ की अनुमति नहीं है। एनजीटी के किस किस पर प्रतिबंध है और किसके किस पे नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप देख पा रहे हैं अभी जो 9 बॉडीज मेडिकल कॉलेज को रिसीव हुई थी, उनमें भी पीएम का प्रोसेस हो रहा है। लगभग 6 जो शव है उनका पीएम हो चुका है, 3 का अभी ऑनगोइंग है और अभी इनको हम लोग जो है संबंधित जहां उनका एड्रेस है वहां भेजने की व्यवस्था समन्वय करके कर रहे हैं। 9 लोगों में 8 महिलाएं हैं और एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, बाकी सभी महिलाएं हैं। और हमारे परिवार में 2 बच्चे, एक बच्चा, वाइफ, जिसमें कि वाइफ शांत हो गई हमारी। और उसके बाद हमारे बच्चे जो है, तीनों बच्चे वो एडमिट हैं मेडिकल हॉस्पिटल आईसीयू में, उनको चोटें आई भाई। जैकेट पहनने के भी कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया जाता ना, कि 10 मिनट में पहन लो, तैयार हो। 2 मिनट पहले बोल रहे हो और पहनने किसी ने पहनी, किसी ने नहीं पहनी। और सब जो लोग ऊपर थे उनको सब नीचे बुला के नीचे अंदर केबिन में कर दिया। हाँ, अगर ऐसा था भाई रिस्की थी, पहले बैठने के पहले ही पहनवा देते। और हमारा साथी कर्मचारी, हमारी यूनियन का सदस्य कामराज आर, जो कि मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला था, तमिलनाडु त्रिची से, वो उनके परिवार के लोग त्रिची से आए हुए थे। उनकी सास ससुर आई हुई थी, उनकी भाभी आई हुई थी। उन सबको लेकर लगभग 9 सदस्य वो कल बरगी डैम गए, जिसमें 7 सदस्य, उनके सास ससुर को छोड़कर 7 सदस्य क्रूज में सवार थे। और हादसा हुआ। हादसे में जो कामराज जी का पुत्र है, बड़ा पुत्र, वो जीवित पाया गया, बच गया, और उनकी भतीजी जीवित अवस्था में प्राप्त हुई। लेकिन उनकी वाइफ और उनकी भाभी, वो उनका सब कल ही बरामद कर लिया गया था। और कामराज जी और उनके छोटे पुत्र और उनका भतीजा वो अभी भी लापता है। तो उसमें मेरे परिवार के 4 लोग गए हुए थे। इसमें मेरी मौसी थी, मेरी मौसी की समधन थी और उनका नवासा था। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग को बरगी डैम तक नहीं पहुँच पाए थे। हम लोग को गौर नदी पे ही जानकारी मिल गई थी कि वो पलटी हैगी। तो उसमें से हमारा जो भांजा था वो बच के निकल के आ गया था, वो तैर के बाहर निकल के आया था। वो 11 साल का था। वो हमारे परिवार से मेरी बहन शांत हुई है, ज्योति सेन, और भांजा भांजिया अभी एडमिट है, आईसीयू में है। उनको कल से एडमिट किए रखा गया है। और पर्यटन मंत्री जी ने सारे क्रूज और बोट्स को अभी संचालन उनका बंद कर दिया है और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो जांच होगी, लेकिन अभी सबसे पहली चिंता यह है कि जो लोग शेष उसमें रह गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। सभी लोग, साथी लोग आए हैं, वो कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे राकेश सिंह जी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे सांसद जी आशीष दुबे जी, हमारे नीरज जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग, मुझे लगता है कि लगभग सब लोग यहाँ पर जैसे ही पता लगा सब लोग इस स्पॉट पर आ गए हैं। लगभग 5:15 बजे से जब हमारी राइड चालू हुई, और उस समय मौसम भी ठीक ठाक था, केवल सूरज नहीं था, किरणें नहीं थी, और सब हंसी खुशी थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। हम लोग बहुत अच्छे से मदद करते हुए जा रहे थे। लौटते समय मौसम अति ख़राब हो गया कि मतलब नाव चलाने वाला भी कंफ्यूज था कि वो जहाँ मोड़ रहा था वहाँ ना जा कर के जो नाव थी दूसरी दिशा में, और महज हम लोग आधा किलोमीटर दूर ही थे। मैंने सारे जन बच्चों से लेकर सबको डेक के नीचे किया कि मैं आप लोग चलिए जल्दी नीचे, क्योंकि नीचे वेट ज़्यादा हो सकता है हमारे रहने से, ऊपर भारी रहता तो लुढ़कने का डर रहता। डबल डेकर वो क्रूज़ था और पूरा डोल रहा था, मतलब लहरें इतनी तेज़ थी। इससे पहले मैंने जबलपुर में ऐसा हादसा और ऐसी लहरें क्रूज़ में कई बार गए हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। और इतना समय था कि सामने से बोट आके बचा सकती थी, जो आखिरी में आई ना, वो लहरों में ही आई, बचा सकती थी। लेकिन वहाँ से इतना चिल्लम चोट होने के बावजूद भी सब देख के वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई नाव भेजा नहीं।
नाव का एक कोना जब टूटा तो पानी भरना चालू हुआ। लाइफ जैकेट तो हम लोग दे चुके थे जिन लोगों ने सबने पहनी, और उसके बाद में जब क्रूज़ टेढ़ा होना चालू किया तो हम लोगों ने बल्टी डस्टबिन खाली करके उसका पानी फेंकना चालू किया। तब तक वो आधा लोड ले चुकी थी नाव। क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका। क्रूज़ के अंदर पानी, और बच्चे छोटे छोटे थे, रो रहे थे। कितने बच्चे थे और कितने लोग थे उसमें? लगभग मेरा 1 साल का बेटा से ले करके कम से कम 7 से 8 बच्चे रहे होंगे, जिसमें लड़कियां लड़के सब थे, और 2 लेडी बहुत बुज़ुर्ग थी, मोमेडन थी वो, और कुछ केरला के ईसाई फैमिली थी। बेचारे सब दुआ कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और मैं शांत किए पड़ा था। हर बड़े हादसे के बाद जो सरकारी ड्रामा होता है वो यहां भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने भी किया, संवेदनाएं व्यक्त की, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या सरकार के ये 2 लाख 4 साल के मासूम त्रिशान की हंसी वापस ला सकते हैं? क्या ये पैसे कामराज आर्य के लापता परिवार को खोज सकते हैं? यह हादसा नहीं है, ये उन भ्रष्ट अधिकारियों और सिस्टम की हत्याएं हैं जो चंद रुपयों के लिए 20 साल पुराने खटारा क्रूज में लगभग 50 लोगों को मौत के सफर पर भेज देते हैं। ये वक्त सिर्फ मुआवजा बांटने का नहीं है महोदय, बल्कि पर्यटन विभाग के उन हत्यारे अधिकारियों पर, अज्ञानी ठेकेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का भी है। क्या सिर्फ आंधी का दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है? जब तक इस व्यवस्था का इलाज नहीं होगा, न जाने कितनी मरीना और कितने मासूम त्रिशान यूं ही डूबते रहेंगे। इस प्रशासनिक हत्या और मंत्री की अज्ञानता पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है और आपका सवाल क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सच्चाई, ये असलियत, ये दावा, ये फैक्ट हर व्यक्ति तक पहुंच सके।